बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फ़िज़िक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है, डायनामिक्स। ये मेरी वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो इतना ख़ास पढ़ते नहीं हैं। इनमें सिर्फ इसमें वीडियो में हमने वो बताना होता है जो बच्चों के लिए अच्छे नंबरों का बायस बने, जो मेन पॉइंट अहम बातें हैं। और जो बच्चे ज़्यादा यानी कि 100% मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन है तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको ज़ाहिर है जब आपने 100% नंबर लेने हैं तो आपको तो बुक का एक एक लफ्ज़ याद करना पड़ेगा। तो आज हमारा है फ़िज़िक्स का तीसरा चैप्टर, डायनामिक्स। अब डायनामिक्स क्या होता है, हमने इसकी क्या करनी है, पहले डेफिनेशन करनी डायनामिक्स की। डायनामिक्स क्या है? कह रहे मैकेनिक्स की वो शाख जिसमें किसी जिस्म की मोशन और इसकी वजूहात का मुताला किया जाता है कि कोई जिस्म हरकत कर रहा है और कैसे कर रहा है और इस वजह क्या है इसके हरकत करने की, उन चीज़ों का मुताला करना डायनामिक्स कहलाता है। डायनामिक्स दूसरी कह रहे डायनामिक्स इन फोर्सेस का इल्म है जो जिस्म की हरकत में तब्दीली पैदा करती। तो ये दोनों डेफिनेशन है इसकी। आगे हमारे पास फ़ोर्स की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दें। आपने क्या करना है, फ़ोर्स की तारीफ़ याद करनी और मिसाल देनी। उन्होंने एग्ज़ाम पूछा, वो अभी आपने एग्ज़ाम नहीं करनी, आपने क्या करना है, इसकी तारीफ़ करनी और मिसाल देनी है। जैसे कि हमारे पास है फ़ोर्स क्या होता है, कह रहे फ़ोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है। ये वाली करनी, ऊपर वाली नहीं करनी, ये वाली आसान है। कह रहे हैं फ़ोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है। मोशन से मुराद क्या, हरकत में लाने की कोशिश करती है। जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, यानी कि जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो मिसाल के तौर पर कह रहे जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम फ़ोर्स लगाकर इसे धकेलते या खींचते हैं। जब हम किसी कार या बस में बैठते हैं तो जब ये किसी मोड़ पर मुड़ती है तो ये क्या करती है, मुखालिफ सिमत में झुक जाती है। तो इस तरह हमारे पास फ़ोर्स और फोर्स की एक मिसाल होगी, तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो वो हमारे लिए अहम हो। अगली डेफिनेशन हमारे पास बड़ी अहम है, कंटेंट फोर्सेस क्या होती हैं। अब यहाँ पर कंटेंट फोर्सेस एक लॉन्ग सवाल भी बनता है, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है जो बड़ी अहम है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। कह रहे हैं कि कंटेंट फोर्स क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन बात करनी और एक मिसाल दे देनी। बाकी जो इसकी बातें हैं वो लॉन्ग के तौर पे बाद में तैयार करेंगे। कंटेंट फोर्स इस फोर्स को कहते हैं जो दो जिस्म के दरमियान पॉइंट ऑफ कंटेंट पर अमल करती है, यानी कि दो पॉइंट्स को दरमियान उनके ऊपर अमल करती है। लगाई गई फोर्सेस तो हो सकता है हम धकेलना हो सकता है, खींचना हो सकता है या मोड़ना हो सकता है, ये कंटेंट फोर्सेस में आती है। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म की सतह को किसी जिस्म की सतह पर हरकत करने में मदद करती है। ये आपने इसकी मिसाल रख लेनी है फ्रिक्शन के तौर पर। फिर अगली हमारे पास है, हमने ये पढ़ी कंटेंट फोर्स। अगली हमारे पास क्या है, नॉन कंटेंट फोर्स क्या होती है। नॉन कंटेंट फोर्स की आपने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है उसकी। उन्होंने वजाहत मांगी, आपने वजाहत में नहीं जाना, आपने क्या करना है, उसकी सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन है वो आपने बतानी है। कह रहे दो जिस्म के दरमियान एक गैर इत्तसाली फ़ोर्स, इस फोर्स को कहते हैं गैर इत्तसाली फ़ोर्स का मतलब है बराबर की फ़ोर्स ना हो, जो इन दोनों जिस्म को आपस में छुए बगैर अमल करे। नॉन कंटेंट फासले से अमल कर सकती है। यही वजह है कि बाद औक़ात ये एक फासले से अमल करने वाली फोर्सेस भी कहलाती है। नॉन कंटेंट फोर्स के साथ हमेशा एक फील्ड भी मुंसलिक होती है। इस खासियत की वजह से नॉन कंटेंट फोर्सेस फील्ड फोर्सेस भी कहलाती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन कंटेंट फोर्सेस को फील्ड फोर्सेस क्यों कहते हैं या फील्ड फोर्सेस क्यों कहते हैं, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है।
फिर अगला हमारे पास एक लॉन्ग सवाल बड़ा ही अहम है, इसको हमने लॉन्ग के तौर पे तैयार करना, ज़रा आराम से समझिएगा और बातों को थोड़ा सा तवज्जो से सुना करें। ये ना किया करें कि बस वीडियो देख ली और रोक के चलें जी इसको नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ऐसा ना किया करें। बड़ी काम की बातें भी इसके पढ़ाने के दौरान आपको बता जाता हूँ। कह रहे कि कारखाना कुदरत में, कारखाना कुदरत से मुराद के कुदरत के अंदर या दुनिया के अंदर कुदरत में कितनी बुनियादी फोर्सेस रुबा अमल करती हैं, यानी कि रुबा का मतलब है कि एक वक्त में अमल करती हैं। वजाहत कीजिए। तो कुदरत में हमारे पास 4 बुनियादी फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स। तो अब हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। ये होती क्या है? पहली हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कह रहे तमाम 4 बुनियादी फोर्सेस में सबसे कमज़ोर फोर्स है। एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि कमज़ोर फोर्सेस इनमें कौन से है, तो ये चारों ऑप्शन होंगी। तो आपने करेक्ट ऑप्शन किया है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स, लेकिन ये एक लंबे फासले तक अमल करने वाली फ़ोर्स है। एक लिहाज से ये लामहदूद फासले तक अमल करती है। लामहदूद फासले का मतलब क्या है? जो फासला कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये फ़ोर्स फासले से कमज़ोर तर होती चली जाती है। कह रहे हैं कि जैसे जैसे क्या होगा, हम दूर जाते जाए, फ़ोर्स से दूर होती जाएगी तो वो कमज़ोर होती जाएगी। यानी कि एक जिस्म से जितना वो दूर होती जाएगी वो उतना ही फ़ोर्स कमज़ोर होती जाती है। फिर अगला हम इसकी कोई एग्ज़ाम्पल देखते हैं और थोड़ा सा इसकी वजाहत में जाते हैं। बात ये वही थी, डेफिनेशन आपने याद रखनी है, कोई और वजाहत इसकी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, वो आगे आएगी अगले चैप्टर में। तो अगली हमारे पास है दूसरी है फोर्स। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं कि ये वो फोर्स है जो उन ज़रात पर अमल करती है जिन पर कोई चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिन पर बिजली होती है उनके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अमल करती है। इस ज़िमरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आती हैं। ये लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्सेस हैं। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो वो क्या होता है? कह रहे हैं कि जिस इलाके में ये फोर्सेस अमल करती हैं इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स से ताकतवर होती है। तमाम कीमियाई तामुलात इसी की वजह से होते हैं। ये एटम को मालिक्यूल्स और क्रिस्टल में जकड़े रखती है। जकड़े का मतलब है जोड़े रखती है। माइक्रोस्कोप लेवल पर 2 सतहों के दरमियान निस्बती हरकत से रगड़ या फ्रिक्शन का पैदा होना भी इसी की वजह से है। तीसरी हमारे पास है ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स। अब ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना है। ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत छोटे फासले से अमल करने वाली फोर्स, यानी कि ज़्यादा फासले पर अमल नहीं करती, जो न्यूक्लियस के अंदर बुनियादी ज़रात के माबैन असर करने वाली फोर्स है। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये प्रोटॉन और प्रोटॉन्स के माबैन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के माबैन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, माबैन का मतलब होता है दरमियान, बराबर तौर पर अमल करती हैं। ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स कारखाना है कुदरत में सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स है। यहाँ तक आपने इसको याद रख लेना है, पढ़ लें पूरा। यही ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन क्या होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, को बाम इकट्ठे रखने की ज़िम्मेदार है। अगरचे मुस्बत चार्ज रखने की वजह से प्रोटॉन्स को एक दूसरे से परे धकेल देना चाहिए, लेकिन ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि उनको एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफ़ा करते हैं, लेकिन ये ताकतवर इतनी फोर्स होती है कि उनको एक दूसरे से दूर जाने ही नहीं देती।
लेकिन इस फोर्स का हल्का कितना होता है, यानी कि कितनी असर तक दिखाती है अपना असर। 10 की पावर, बड़ा अहम MCQ है, 10 की पावर -14 मीटर तक का फासला है। जैसे ही फासला इससे बढ़ता है तो ये फोर्स बेअसर हो जाती है, यानी कि इससे ज़्यादा फासला हो जाएगा तो ये फोर्स अपना काम करना छोड़ देगी। अब हमारे पास चौथी रहेगी, हमारे पास कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स। हमारे पास जो चौथी रहेगी लॉन्ग सवाल का, कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स है। अब कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि ये वो फोर्स है जो किसी न्यूक्लियस के टूटने के अमल की ज़िम्मेदार होती है। जब किसी एटम में से न्यूक्लियस टूटता है तो ये कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से टूटता है। मिसाल के तौर पर इस फोर्स की वस्तानत से किसी न्यूट्रॉन में से बीटा पार्टिकल खारिज होते हैं। इस अमल को बीटा डिके कहते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन बीटा पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ तक आपने याद करना, नीचे मज़ीद इसका अमल आपने नहीं करना। अब सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, जो हमारे पास इस चैप्टर का सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो वो हमारे पास है वेगबर्ग इस्लाम थ्योरी क्या है। वेगबर्ग इस्लाम थ्योरी कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल इस्लाम और इनके साथ शेल्डन ग्लेशो और स्वीडन वेगबर्ग को बुनियादी ज़रात के माबैन कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन का मतलब क्या, एक ही चीज़ के दो रुख साबित करने के लिए उनकी खिदमात के इतराफ़ में उनकी खिदमात के इतराफ़ में 1979 में फ़िज़िक्स के नोबल इनाम से नवाजा गया। इसको क्या कहते हैं, इससे वेग इस्लाम थ्योरी कहा जाता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, इलेक्ट्रो वेग फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रो वेग फोर्स क्या होती है। कह रहे हैं कि अगर ये दो फोर्सेस मुख्तलिफ दिखाई देती हैं, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक ये एक फोर्स के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। हकीकत में हमें क्या है, ज़ाहिर में हमें क्या करती हैं कि दो फोर्सेस नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही फोर्स के क्या होते हैं, दो रुख होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स दोनों एक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रो फोर्स कहलाती हैं। अगला सवाल हमारे पास है, कह रहे फ्री बॉडी डायाग्राम क्या है। बस आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। फ्री बॉडी डायाग्राम बयान की गई सूरत हाल में किसी शय पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस की निस्बती अंदाज से अददी कीमतें और सिमतें ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में फ्री बॉडी डायाग्राम वेक्टर डायाग्राम्स की एक ख़ास मिसाल है। आगे सवाल है हमारे पास, न्यूटन का पहला कानून बड़ा ही अहम है और कह रहे हैं कि मिसाल देकर वजाहत कीजिए। कोई जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या ख़त्म मुस्तकीम में यकसा वेलोसिटी से हरकत उस वक्त तक जारी रखता है जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स इस पर अमल ना करे, यानी कि मेज़ पर पड़ी हुई किताब मेज़ पर ही पड़ी रहेगी जब तक कि इसको कोई उठाए ना। अगर फर्श पर एक गेंद लड़कती जा रही है यानी कि चलती जा रही है हल्की हल्की, तो उसे उसी वेलोसिटी के साथ चलते रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई फोर्स अमल ना करे। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, गेंद कुछ फासले के बाद रुक जाती है, दरअसल एक मुखालिफ फोर्स इसको रोकती है। तो आपने ये न्यूटन की मोशन कानून की डेफिनेशन याद करनी और एक मिसाल देनी है। बाकी हम अगला सवाल देखते हैं। न्यूटन के मोशन का सेकंड लॉ बड़ा ही अहम है, लॉन्ग सवाल के तौर पे वो नीचे है। पहले आ गया हमारे पास इनर्शिया, पहले हमारे पास आ गई इनर्शिया की तारीफ कि इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया पर नोट लिखे आपने, इनर्शिया की डेफिनेशन करनी है। कह रहे किसी जिस्म की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत या यकसा वेलोसिटी को बरकरार रखने की कोशिश करता है, इसका इनर्शिया कहलाती है।
जिस्म का मास और इनर्शिया, जिस्म का मास और इनर्शिया। कह रहे किसी जिस्म का मास इसके इनर्शिया की पैमाइश है। जितना किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा उतना ही इनर्शिया का कानून, यानी कि उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इनर्शिया होगी। इनर्शिया का कानून क्या है? न्यूटन के पहले कानून हरकत में इनर्शिया के किरदार की वजह से बाज़ औक़ात इसे इनर्शिया का कानून भी कहा जाता है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इनर्शिया से क्या मुराद है या इनर्शिया की तारीफ़ कीजिए। लें भाई, अब हमारे पास है लॉन्ग सवाल, न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून। बड़ा ही अहम लॉन्ग सवाल है हमारे पास, तो इसको हम करते हैं। अब आपको समझाता हूँ बड़े प्यार से, मोहब्बत से, और आप भी ज़रा चाहत और मोहब्बत से समझिएगा। ये पेपर में अक्सर लॉन्ग सवाल आ जाता है, ये पुरानी बुक में भी था। कह रहे हैं जब एक हासिले फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो इसमें फ़ोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा करती है। जाहिर है किसी जिस्म के ऊपर कोई फ़ोर्स लगेगी तो उसमें क्या होगी, हरकत होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। एक्सेलरेशन की अददी कीमत फ़ोर्स की अददी कीमत के रात मुतनासिब होती है। रात मुतनासिब का मतलब क्या है? एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा फ़ोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और जिस्म के मास के मकूस मुतनासिब होती है। मकूस का मतलब क्या? एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ज़ाहिर है जिस्म का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। अब हम वजाहत में जाते हैं। कह रहे हैं अगर मास, ज़ाहिर है कोई जिस्म है उसका मास होगा, मास को किससे ज़ाहिर करते हैं? m से ज़ाहिर करते हैं। रखने वाले किसी जिस्म पर एक हासिले फ़ोर्स जिसकी अददी कीमत f है, यानी कि कोई फ़ोर्स अमल कर रही है, वो फ़ोर्स क्या है? f है। और अमल करके अददी कीमत a एक्सेलरेशन पैदा करती है। एक्सेलरेशन को a से ज़ाहिर करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फ़ोर्स और एक्सेलरेशन के तनासुब रास्त में है, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ़ोर्स के, और मास के क्या मकूस थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमने इन इक्वेशन को क्या किया, इकट्ठा किया, ये वाला a वैसे ही आ गया, f को 1 से ज़रब दी तो f आ गया, और डिवाइडेड बाय m वैसे का वैसे आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट हमने क्या लगाना है? कोई भी कांस्टेंट है उसे k कह लेते हैं। कांस्टेंट क्या लगा लेते हैं हम यहाँ पर? k लगा लेते हैं। तो हमारे पास मसावात बन जाएगी a = kf डिवाइडेड बाय m। फिर हमारे पास इसका अगला पोर्शन थोड़ा सा देखते हैं। कह रहे हैं कि SI यूनिट के मुताबिक m 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर और फोर्स 1 न्यूटन हो तो कांस्टेंट की कीमत भी क्या होगी? 1 होती है। तो कांस्टेंट k की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 1 को f से ज़रब दे देंगे तो f ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय m। हमने फाइंड क्या करना था? फोर्स। m इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर जा क्या हो गया? मल्टीप्लाई। f किसके बराबर आ गया? m a के। कह रहे न्यूटन का पहला कानून ये बताता है कि अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स, जिस्म पर कोई हासिले फ़ोर्स अमल ना करे तो जिस्म की वेलोसिटी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। दूसरा कानून किसी जिस्म पर हासिले फ़ोर्स लगने से पैदा होने वाले एक्सेलरेशन के मुतल्लिक ताल्लुक़ रखता है। हरकत का पहला कानून फ़ोर्स की तारीफ़ मुहैया करता है। आपने वो नहीं करनी, आपने यहाँ से बताना है फ़ोर्स क्या होती है। फ़ोर्स किसी जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। दूसरे कानून के मुताबिक आसानी तरीके से हम लिख सकते हैं कि करने वाले किसी जिस्म में एक मतलूबा एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए कितनी फ़ोर्स दरकार होगी। फ़ोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास? न्यूटन है। 1 न्यूटन क्या होता है? बड़ी अहम डेफिनेशन, 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि 1 न्यूटन से क्या मुराद है। अब आपने करना है न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून, उसकी डेफिनेशन याद करनी है और एक मिसाल छोटी सी दे देनी है आपने। कह रहे कि न्यूटन का तीसरा कानून हरकत बयान कीजिए। आपने क्या करना है? इसकी डेफिनेशन करनी है और एक मिसाल दे देनी है। 2 कर ले, छोटी छोटी वजाहत में यही काफ़ी होता है। कह रहे कि अगर एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर फोर्स लगाए तो क्या होगा? दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर इसके बराबर और मुखालिफ सिमत में फ़ोर्स लगाएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर हम किसी जिस्म को मारते हैं या किसी को मारते हैं तो वो भी हमें पलट कर क्या करेगा?
मारेगा। ये न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून है। मिसाल के तौर पर एक ब्लॉक मेज़ पर पड़ा हुआ है। एक ब्लॉक क्या है? मेज़ पर पड़ा हुआ है। ब्लॉक पर नीचे की तरफ अमल करने वाली फोर्स इसका वज़न है। ब्लॉक नीचे की तरफ मेज़ पर वज़न W के बराबर फोर्स लगाता है। मेज़ भी रद्द अमल की अमूदी फोर्स Fn और ऊपर की तरफ ब्लॉक पर लगाती है और ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को ज़ाइल कर देती हैं और ब्लॉक रेस्ट की हालत में रहता है। यानी कि ब्लॉक जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और जो टेबल है वो ऊपर की तरफ लगाता है। तो दोनों की फोर्सेस क्या होती हैं? बराबर होती हैं और मुखालिफ सिमत में होती हैं। तो वो क्या हो जाती है? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। फिर दूसरी एक मिसाल देख लें। जब बंदूक से एक गोली चलाई जाती है तो गोली फोर्स F के साथ आगे की तरफ जाती है। ये अमल फोर्स है। बंदूक पीछे की तरफ एक फोर्स धक्का खाती है यानी कि पीछे की तरफ आती है तो ये रद्द अमल होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है? मुखालिफ सिमत में दूसरी फोर्स होती है। अब हम अगला कोई देखते कह रहे कि न्यूटन के कवानीन हरकत की क्या हदूद है। बस ये आपने देख लेना है खुद ही। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आने लगा है, बड़ा ही अहम है। ये हमने पीछे केमिस्ट्री में भी किया हुआ है और फिज़िक्स के पिछले चैप्टर में भी किया हुआ है। मास और वज़न में क्या फ़र्क है? ये शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई अहम है। कह रहे हैं कि मास और वज़न में फ़र्क। कह रहे हैं कि मास किसी जिस्म की वो ख़ासियत है जो ये तयन करती है कि किसी फोर्स के लगाने से जिस्म में कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा या किसी शय में मादे की मिकदार को मास कहते हैं। तो जो मादा की मिकदार होती है उसको मास कहते हैं। इसकी खसूसियात क्या है? मास एक स्केलर मिकदार है जिसे m से ज़ाहिर किया जाता है। मास हर जगह एक जितना ही रहता है। अमली तौर पर मास एक आम तराजू से मापा जाता है। मास का SI यूनिट किलोग्राम है। मास एक बुनियादी मिकदार है। अब वज़न क्या है? किसी जिस्म का वज़न उस फोर्स के बराबर है जिससे ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है यानी कि अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। वज़न किसी जिस्म पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है। वज़न एक वेक्टर मिकदार है। इसे W से ज़ाहिर किया जाता है जिसकी सिमत नीचे की तरफ होती है। वज़न ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G पर मुनहसर है और जगह बदलने से इसकी मिकदार तब्दील हो जाती है। वज़न को स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए मालूम किया जाता है। वज़न का यूनिट न्यूटन है और वज़न एक मखूज़ मिकदार है। तो ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बड़े ही प्यार के साथ समझाया और पढ़ के बताया। अगला भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत से क्या मुराद है। डेफिनेशन याद रखनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास के गिर्द एक ऐसा हल्का है जिसमें एक दूसरा मास कशिश की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करता है। अब इसकी शिद्दत क्या होती है? जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का असर होगा वो इसकी क्या कहलाएगी? शिद्दत कहलाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत फोर्स की वो मिकदार है जो यूनिट मास पर अमल करती है। तो ये आपने सिर्फ छोटी सी दो डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी और कोई चीज़ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे आ जाएं। बैलेंस स्केल्स क्या हैं? मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को मुख्तसर हमने बात इसको थोड़ा थोड़ा बताना है। पहले ये याद रखना है कि बैलेंस स्केल्स क्या होते हैं। बैलेंस स्केल्स आम तौर पर चीज़ों के मासिस का मुवाजना करने या इनको म्यारी औज़ान के बराबर तोल कर इनका वज़न मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैकेनिकल बैलेंस क्या होता है? कह रहे मैकेनिकल बैलेंस एक धाती उफ़क़ी बीम पर मुश्तमिल होता है यानी कि डंडी होती है जो तकड़ी वटा होता है जो एक विलक्रम पर झूलता है। मरकज़ से बराबर फासले पर इसके दोनों सिरों पर भी दो नोकदार चोटियाँ बनी होती हैं। इन नोकों पर बाल बेरिंग की मदद से दो पलड़े लटकाए गए होते हैं। तो बस आपने इसकी यहाँ तक की डेफिनेशन याद रखनी है। वर्किंग या इसका काम करना या वो कैसे काम करता है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है? खैर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म के म्यारी औज़ान की ज़रूरत नहीं होती। इसे सिर्फ
पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है, यानी कि बिजली वाला होता है जो आजकल कंडे चल रहे हैं। बहुत से ऐसे मॉडल्स भी हैं जो ड्राई सेल बैटरी से काम करते हैं। जब कोई शय के पलड़े फार्म में रखी जाती है तो उसका मास स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैकेनिकल बैलेंस की निस्बत ज़्यादा दुरुस्त पेमाइश करता है। आजकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिन पर फ़ी किलोग्राम रेट लिख दिया जाता है, तो मटेरियल की कुल कीमत भी स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाती है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आजकल आम दुकानों पे इस्तेमाल हो रहा है। आगे हमारे पास है फोर्स मीटर। क्या होता है? कह रहे हैं कि फोर्स, बात डेफिनेशन याद करनी। फोर्स मीटर एक साइंसी आला है जो फिज़िक्स की पेमाइश करता है, जो फोर्स की पेमाइश करता है। ये न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस भी कहलाता है। आजकल डिजिटल फोर्स मीटर भी इस्तेमाल या दस्तयाब हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एशिया का किलोग्राम्स में या इसके हासिल ज़र में वज़न की पेमाइश करते हैं, जब फोर्स मीटर बराह रास्त वज़न की पेमाइश करता है, ये डायरेक्ट भी कर देता है। तो इस तरह ये फोर्स मीटर की डेफिनेशन हुई। अब हमने क्या करनी है, आगे हमारे पास है फ्रिक्शन के एनर्जीज़ या के असरात की वजाहत कीजिए। तो बस आपने पहले फ्रिक्शन की मैं डेफिनेशन बतानी है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो एक सतह की किसी दूसरी सतह पर हरकत के मुखालिफ मज़ाहमत करती है। जैसे कि हम ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं तो जो हमारी जूती है वो ज़मीन के साथ क्या करती है? रगड़ खाती है। इसे फ्रिक्शन कहते। बाद आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। फिर हमारे पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही अहम है। ये लास्ट बार भी हमारे पास टॉपिक शामिल था, यानी कि पुरानी बुक में। यहाँ से बड़ा गौर कीजिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है और इसकी इकसाम की वजाहत। तो आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन और इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी इकसाम के नाम बताने। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होती है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। ये इनकी डेफिनेशन हम शॉर्ट क्वेश्चन में लहदा जाके आगे पढ़ते हैं। फिर अगला सवाल है हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? मुख्तसर बयान कीजिए। बस आपने टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है, क्या होती है। कह रहे हैं किसी गिरते हुए जिस्म पर जब ऊपर की तरफ हवा की मज़ाहमती फ़ोर्स नीचे की तरफ अमल करने वाली ग्रेविटी की फ़ोर्स के बराबर होकर इसे ज़ाइल कर दे। ज़ाइल का मतलब क्या? ज़ाया कर दे। तो जिस्म एक यकसा वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल देखें। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक क्रिकेट बॉल और उसी वज़न का स्टायरफॉर्म का टुकड़ा एक ही बुलंदी से गिराएं तो वो ज़मीन पर एक जितने वक्त में उसी सूरत में गिरेंगे अगर दरमियान में हवा की फ्रिक्शन ना हो। दोनों को एक ही जितनी एक्सेलरेशन से गिरना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर हवा में से क्रिकेट बॉल निस्बतन तेज़ी से गिरेगा और स्टायरफॉर्म ज़्यादा सतह रकबा होने की वजह से हवा की ज़्यादा मुखालिफ फोर्स का सामना करना पड़ेगा, तो वो जल्दी नीचे नहीं आएगा। तो आपने बस टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब हमारे पास सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अगला सवाल है हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? नेज रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कितने गुना कम है? बस आपने डेफिनेशन बतानी है और कितने गुना कम है वो बताना है। तो अब ये थोड़ा सा ना मिटा मिटा हुआ है, लेकिन आप गौर से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? कह रहे जब कोई शय किसी सतह पर लटकती है तो इस पर अमल करने वाली फोर्स क्या कहलाती है? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। फिर यहाँ से रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ताल्लुक। कह रहे रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना, कितनी है ये? 100 गुना कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए कम है। अब क्यों कम होती है? क्यों इसलिए कम होती है क्योंकि ये पहिए और वो सतह जिस पर ये लटकता है के दरमियान बाहम घसीटने की हरकत नहीं होती। पहिया सिर्फ एक नुक्ते पर सतह को छूता है जिसको घसीटता नहीं है, तो इसलिए ये कम होती है। फ्रिक्शन को कम करने के चंद तरीके बताइए। बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग सवाल के तौर पे भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट भी। तो हमारे पास ये थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा है, तो आपने थोड़ा सा गौर से सुन लेना है तो फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी। कह रहे हैं कि फ्रिक्शन को कम करने के तरीके।
एक दूसरे के साथ रगड़ कर चलने वाले पुर्जों को पॉलिश करके, यानी कि जो चीज़ें आपस में रगड़ते हैं उनको क्या कर ले, पॉलिश कर ले या मुलायम बना दें तो वो ज़्यादा आसानी से हरकत करेंगी। ठोस सतहों की निस्बत माया की फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए मशीनरी के पुर्जों के दरमियान तेल या ग्रीस लगा दी जाए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है, इसलिए मशीनों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करने के लिए बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए जाएं। बॉल बेरिंग का मतलब बैरंग। इस तरह भारी एशिया के नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं। फ्रिक्शन की फोर्स सिर्फ ठोस एशिया के दरमियान ही नहीं होती, बल्कि तेज़ रफ्तार गाड़ियों, हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ भी हवा या पानी में से गुजरते हुए फ्रिक्शन का सामना करते हैं। अगर इनकी सवारी का फ्रंट चिपटा हो तो इसे हवा या पानी की ज़्यादा मज़ामत का सामना करना पड़ता है, यानी कि आगे से शक्ल चौड़ी हो तो इसलिए हवा या पानी से गुजरने वाली सवारी की बॉडी स्ट्रीम लाइन यानी कि तिरछी या नोकदार बनाई जाती है ताकि हवा या पानी की मज़ामत कम हो। तो ये यहाँ तक कि आपकी ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने बड़े आराम से प्यार से बोला है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा ताकि आसानी हो। अगला सवाल देखते हैं हम अब। लें भाई, अगला सवाल भी हमारे पास लॉन्ग सवाल है, वो भी बड़ा ही अहम है लॉन्ग सवाल। पहले हम करते हैं ऊपर वाला लॉन्ग सवाल, फिर करेंगे नीचे वाला लॉन्ग सवाल। ये हमारे पास अगला लॉन्ग सवाल है। मोमेंटम और इम्पल्स की तारीफ़ कीजिए। मोमेंटम में तब्दीली की शरह और फोर्स के माबीन ताल्लुक़ की वजाहत करनी है। पहले हमने मोमेंटम की डेफिनेशन करनी है। करके हरकत करते हुए किसी जिस्म का मोमेंटम इसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। किसी जिस्म का जो मास होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों को ज़रब करके जो जवाब आएगा वो उसका मोमेंटम कहलाएगा। इम्पल्सेस क्या होती हैं? कह रहे हैं कि जब एक बड़ी फोर्स एफ़ किसी जिस्म पर एक छोटे वक्फे के लिए अमल करती है, यानी कि एक बहुत बड़ी फोर्स है किसी जिस्म के ऊपर थोड़ी देर के लिए अमल करती है, तो इम्पल्स जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होती है। हमने अब नीचे वजाहत में नहीं जाना, हमने यहाँ से ये करना है, इसका फार्मूला करना है। फार्मूला देखिए, कह रहे मोमेंटम का फार्मूला क्या है? एम ज़रब वी। वेलोसिटी की तरह मोमेंटम भी एक वेक्टर मिकदार है। इसका यूनिट हमारे पास क्या है? मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर फी सेकंड है। इसे न्यूटन सेकंड भी लिखा जाता है। जब एक बाल को बल्ले से हिट किया जाता है तो बाल पर बहुत छोटे वक्फे के लिए फ़ोर्स लगती है। ऐसी सूरत में फ़ोर्स की बिल्कुल सही अददी कीमत मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल बाल की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई और हिट लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी वी एफ आसानी से मालूम की जा सकती है। हमारे पास एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली डिवाइडेड बाय टाइम में तब्दीली। वेलोसिटी में तब्दीली क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वक्त के दौरानिए डेल्टा टी में और एक्सेलरेशन होगा। तो हमने न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून पढ़ा था। न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि हमारे पास एफ बराबर था एम ए के। तो ए अब हमने किसके बराबर निकाला हुआ है? चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली डिवाइडेड बाय टाइम में तब्दीली। तो ए की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने देखा कि ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एम डेल्टा चेंज ऑफ वेलोसिटी वी, तो वी चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है? वी एफ माइनस वी आई के, और ये एम वैसे का वैसे आ गया। अब वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी था, ये लिखे हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी। तो ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर जा क्या हो गया, डिवाइड। तो हमने इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो टी इधर डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास एफ ज़रब टी चेंज तब्दील ऑफ टाइम इज इक्वल टू एम डेल्टा टी आ गया। मतलब आज के दोनों तरफ को डेल्टा टी पर तकसीम किया तो इसलिए आया। अब हमने इसको ख़त्म करने के लिए टी टी से कैंसिल आउट हो गया, ये इससे क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। तो एफ बराबर आ गया वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, एम ज़रब तब्दील ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। यहाँ पर एम वी मोमेंटम में तब्दीली यानी कि डेल्टा
पी से ज़ाहिर करते हैं। हमें मोमेंटम के लिहाज से फ़ोर्स की कीमत बताती है कि किसी जिस्म पर अमल करने वाली फ़ोर्स यूनिट टाइम में मोमेंटम की तब्दीली के बराबर होती है। तो हमने एम वी की जगह पे क्या लगा दिया, पी, और ये डेल्टा साथ वैसे का वैसे। न्यूटन के दूसरा कानून का हरकत हमें क्या बताता है, बस आप यहाँ तक कर ले, इसको रहने दें बस यहाँ तक। अगला भी हमारे पास लॉन्ग सवाल है, इसके 3-4 लॉन्ग सवाल हैं, बड़े ही अहम है, वो करने इस चैप्टर के। कह रहे हैं कि मोमेंटम कन्वर्जेशन का असूल बयान करें। हमारे पास कह रहे हैं कि अलग थलग सिस्टम क्या होता है। अलग थलग सिस्टम कह रहे हैं कि कुछ एशिया का मजमुआ एक सिस्टम कहलाता है। अगर किसी सिस्टम की किसी शय पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे तो इसे अलग थलग सिस्टम कहते हैं। मोमेंटम के कन्वर्जेशन का असूल क्या है, अगर किसी अलग थलग सिस्टम पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती तो सिस्टम का आखिरी कुल मोमेंटम सिस्टम के इब्तदाई कुल मोमेंटम के बराबर होता है। तो आपने इसको प्रैक्टिकली क्या करना है, ये मैथमेटिकली इसको आपने मैथमेटिकली इसको जाहिर करना है कि टकराने से पहले सिस्टम कि कुल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, टकराने के बाद हमने उसको ये छोटी छोटी लाइनें स्लैश से जाहिर कर दिया। पहले ये था, फिर जब दो जिस्म आपस में टकराए तो कह रहे मोमेंटम कन्वर्जेशन के असूल के मुताबिक ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो असूल की वजाहत के लिए कि जैसे दो बाउल के टुकड़ों पर गौर करें, बस आपने यहाँ तक इसको कर देना। इस तरह हमारे पास इस चैप्टर के जो अहम पॉइंट थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, आपको समझा दिया और आपको बता दिया कि इसमें आपने क्या चीज़ करनी है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज देखते हैं और चैप्टर को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। जी, ये हमारे पास हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू। एमसीक्यू तो सबसे आसान याद करने का तरीका यही होता है कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है आप बस उसी को मद्देनज़र रखें और बाकी जो ऑप्शन हैं उनको देखें भी मत, तो फिर याद करना आसान होता है। जैसे कि हमारे पास पहला कह रहे हैं, जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, इसकी वजह क्या है, रद्दे अमल होता है। क्या होता है, रद्दे अमल। पत्थर भी हमें अपना अमल दिखाता है कि हाँ भाई आप पंगा लिया अब आपने, तो आपको भी क्या होगी, दर्द महसूस होगी। कह रहे दोबारा देखें, कह रहे जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, इसकी वजह क्या है, तो वो रद्दे अमल है। कोई जिस्म यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक कि इस पर हासिले फोर्स सिफर ना हो जाए, जो हासिले फोर्स है सिफर ना हो जाए, ऑप्शन बी। कह रहे मदरजा झैल में से कौन सी नॉन कॉन्टेंट फोर्स है, तो ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक नॉन कॉन्टेंट फोर्स है। फिर चौथा हमारे पास है, कह रहे हैं कि एक बाल इब्तदाई मोमेंटम p के साथ दीवार से टकराता है और उसी वेलोसिटी से वापस पलट आता है। टकराव के बाद उसका मोमेंटम p डैश क्या होगा, तो वो p डैश इज इक्वल टू माइनस p होगा, ऑप्शन बी। फिर हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 5। ये देखें, एमसीक्यूज नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, एक ज़र्रा जिसका मास m है वेलोसिटी v से हरकत करता हुआ उससे जितनी मास वाले एक और ज़र्रे से टकराता है, टकराव के बाद पहले ज़र्रे की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपने उसकी जो वेलोसिटी है वो बतानी है कि कितनी रह जाएगी, तो वो हमारे पास सिफर होगी। वो क्या होगी, सिफर। मोमेंटम के कन्वर्जेशन मुसावी, अभी हमने ये लॉन्ग सवाल पढ़ा, तो किसके मुसावी होता है, न्यूटन के तीसरे कानून के हरकत के लिए, तो न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून जो हमारे पास है जी। फिर हमारे पास एक 5 किलोग्राम मास की शय 10 मीटर फी सेकंड की यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रही है। अब एक कांस्टेंट फोर्स 5 सेकंड के लिए उस पर अमल करती है और इसकी वेलोसिटी मुखालिफ सिमत में 2 मीटर फी सेकंड तक ले आती है। उस शय पर लगने वाली फ़ोर्स क्या होगी, तो वो -12 न्यूटन होगी। ये न्यूमेरिकल भी आया, वो वहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा।
ठीक है, ये अभी तक आपने बस इसका क्या करना है, आंसर याद रखना है। तो कह रहे हैं कि एक बड़ी फोर्स बहुत थोड़ी वक्फे के लिए किसी शय पर अमल करती है। इस सूरत हाल में मालूम करना आसान है। क्या मालूम करना आसान है कि फ़ोर्स और वक्त का हासिले ज़रब क्या है। फ़ोर्स और वर्क का हासिले ज़रब क्या, फ़ोर्स और वक़्त का हासिले ज़रब। दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन कम करने के लिए आम तौर पर एक चिकना करने वाला मादा डाला जाता है। ये चिकना करने वाला मादा क्या करता है या कौन सा होता है, तो ये सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकते हैं। ये दो सतहों को क्या करता है, आपस में छूने से क्या करते हैं, रोक देता है। अब हमने क्या करने हैं, इसके मुख्तसर सवालात हैं वो हमने करने हैं। क्या करने हैं, मुख्तसर सवालात हैं हमारे पास, एक्सरसाइज के बड़े ही अहम हैं। इनको ख़ास तौर पे याद करना हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है। कह रहे कि हरकत में कोई फ़ोर्स क्या तब्दीली ला सकती है। हरकत में कोई फ़ोर्स 3 तब्दीलियाँ लाती है। कौन सी, स्पीड में तब्दीली, सिमत में तब्दीली और शक्ल में तब्दीली। कॉन्टेंट फ़ोर्स की 5 मिसालें। तो कॉन्टेंट फ़ोर्स की डेफिनेशन तो हमने पीछे कर ली। इसकी मिसालें हैं फ्रिक्शन, हवा की मज़ाहमत, घसीटने की फ़ोर्स, रस्सी में तनाव की फ़ोर्स, उछाल की फ़ोर्स, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और नॉर्मल फ़ोर्स। बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन कह रहे, खला में कोई शय यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रही है। इस वेलोसिटी के साथ वो कितने वक्त तक हरकत जारी रखेगी। खला में कोई शय यकसा वेलोसिटी के साथ गैर मुअय्यना मुद्दत तक हरकत करती रहेगी, यानी कि लातदाद अरसे तक करती ही रहेगी जब तक कि कोई बैरूनी फ़ोर्स इस पर अमल ना करे। वो करती ही रहती है जब तक कोई बैरूनी फ़ोर्स इसके ऊपर अमल नहीं करेगी। अगला सवाल, फोर्स की इम्पल्स की तारीफ़ कीजिए। इम्पल्स अभी हमने पढ़ा, कह रहे जब एक बड़ी फोर्स किसी जिस्म पर एक छोटे वक्फे के लिए अमल करती है तो ये फोर्स इम्पल्स कहलाती है। इम्पल्स की मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होती है। तो ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन पीछे इम्पल्स की डेफिनेशन में कर लिया था, लेकिन फिर भी देख लें यहाँ पर दोबारा। ज़मीन पर न्यूटन का पहला कानून क्यों साबित नहीं होता। बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूटन का पहला कानून ज़मीन पर पूरी तरह से साबित नहीं होता क्योंकि बैरूनी फ़ोर्स जैसे फ्रिक्शन और हवा की मज़ाहमत हमेशा मौजूद रहती है। ज़मीन पर किसी शय पर अमल करने वाली तमाम बैरूनी फ़ोर्सेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नामुमकिन है। छठा सवाल, आप एक कार में बैठे हों तो जब वो रेस्ट की हालत से यकदम हरकत शुरू करती है तो आप पीछे सीट की बैक की तरफ दबाए जाते हैं। क्यों, कह रहे इनर्शिया की वजह से हम पीछे सीट के बैक की तरफ दबाए जाते हैं, यानी कि एकदम पीछे चले जाते हैं क्योंकि हमारा जिस्म रेस्ट की हालत में होता है और इस हरकत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती है जब कार हरकत करती है। न्यूटन के दूसरे कानून में जो फ़ोर्स बयान की गई है वो हासिले फ़ोर्स है। ये ऐसा क्यों है, कह रहे न्यूटन के दूसरे कानून में लगाई गई फ़ोर्स एक हासिले फ़ोर्स है क्योंकि ये फ़ोर्स जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ है। इस असूल के तहत इसको ज़रा सेट कर लूँ। तो कह रहे हैं कि इस असूल के तहत क्या होता है, इनका एक्सेलरेशन मालूम किया जाता है, यानी कि F बराबर होता है ma के। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। हम पीछे भी पढ़ रहे हैं, कह रहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए कम होती है क्योंकि पहिए और वो सतह जिस पर ये लटकता है या चलता है के दरमियान बाहम घसीटने की हरकत नहीं होती। पहिया सिर्फ एक नुक्ते पर सतह को छूता है, ये घसीटता नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना कम होती है। फिर कह रहे हैं कि किसी शय की टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ़ कीजिए। तो ये हम टर्मिनल वेलोसिटी पीछे कर रहे हैं। किसी गिरते हुए जिस्म पर जब ऊपर की तरफ वाक़ई मज़ाहमती फ़ोर्स नीचे की तरफ अमल करने वाली ग्रेविटेशन फ़ोर्स के बराबर होकर इसे ज़ाइल कर देती है तो जिस्म क्या होता है, ज़ाइल कर देती है तो जिस्म एक महफूज यकसा वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है। इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर है लास्ट 10 वाला। एक खला नूर खला में चलते हुए अपने स्पेस शिप को वापस जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट फायर करता है। वो किस सिमत में रॉकेट फायर करता है? कह रहे न्यूटन की हरकत के तीसरे कानून के मुताबिक खला में चलते हुए अपने स्पेस शिप को वापसी जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट स्पेस शब के मुखालिफ सिमत में फायर करता है। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स का कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन थे वो करवाए, डेफिनेशन समझाई और जो लॉन्ग 3-4 सवाल थे वो बताए। ज़्यादा लॉन्ग के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती, इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर तवज्जो दें। इसके न्यूमेरिकल्स की अलहदा वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, वहाँ से देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दूसरे बच्चों को बताइएगा कि सर ने ये वीडियो दी है, वहाँ पर हमें आसान अल्फाज में शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं और न्यूमेरिकल भी हमारे अलहदा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पड़े हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।